I present the budget for the year. नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। आज देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दिन है। संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 आज सुबह 11 बजे पेश हो जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से मध्यम वर्ग को टैक्स राहत, किसानों को आय बढ़ाने के उपाय, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर बड़े ऐलानों की उम्मीद है। महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक विकास की रफ्तार और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने पर भी खास फोकस रहेगा। ऐसे में हर वर्ग की निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं कि ये बजट किसे कितनी राहत और कितना भरोसा देता है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट से किसे कितनी उम्मीदें हैं, किस वर्ग को कितनी राहत मिल सकती है। सुबह 11 बजे देश का बजट पेश होने जा रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। 9वां बजट रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये पेश करने जा रही हैं और हर वर्ग इस बजट की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। टैक्स को लेकर राहत दी जा सकती है या नहीं, महंगाई के मामले में राहत मिलेगी या नहीं, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान, क्या कुछ खास बजट में हो सकता है, तमाम सवाल हैं जो कि 11 बजे इनके जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करने वाली हैं। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को टैक्स स्लैब और डिडक्शन में राहत की उम्मीद है। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश है, तो वहीं गृहिणियों को महंगाई से राहत और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कमी की उम्मीद है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका प्रियदर्शनी जी। और इसके साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं संजय सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करती हूँ। प्रियदर्शनी जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि जिस तरह से पहले के बजट में हमने देखा कि काफी कुछ खास घोषणाएं हुई थी, कई तरह की राहत भी दी गई थी। इस बार का बजट भी प्रोग्रेसिव बजट कहा जा रहा है, क्या कुछ खास हो सकता है इस बार? देखिए, आपको सादर प्रणाम। हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को। आज एक ऐसे नवयुग का आगाज होने जा रहा है आज भारत में, जहां पे आज हमारी माननीय आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट अपना पेश करेंगी। और जैसे कि हर बार ऐसा हुआ है कि जब जब उन्होंने बजट पेश किया है तो हमेशा जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो जो उस आखिर छोर में बैठा हुआ वर्ग है, उसके बारे में सोच के ही बजट का निर्णय लिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो आपके जो टीम मेंबर भी होते हैं वो बहुत बेहतर काम करते हैं। तो वो एक ऐसे लीडरशिप के साथ है हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि एक ग्लोबल आइकन है, जिनका डंका आज विश्व लीडर्स भी मानते हैं। और ये आपने अभी देखा था कि जब ईयू की, जो कहते हैं ना बाप ऑफ ऑल डील्स होने वाली थी, वो हुई है। और जिस तरीके से पहला एक जमाना हुआ करता था, देखिए आंकड़े सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन एक मजेदार किस्सा बताती हूं मैं आपको। पहले एक समय हुआ करता था कि यूरोप या चाहे अमेरिका हो, वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे। उनको लगता था कि अगर उनकी कोई समस्या है तो वो समस्या पूरे एशिया की है या सबकी है। आज वो भारत को एक बहुत ही बड़े विकसित प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दो मुख्य बातें बताती हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें कि जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की,
तो आज हम राइस एक्सपोर्ट पे दूसरे नंबर पे आते हैं। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो चौथे नंबर के पायदान पे हैं हम, तीसरे नंबर पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। अभी आपकी डिबेट से पहले ही मैं सीए साहब से बात कर रही थी, एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन मेरा संजय जी के साथ चल रहा था, उसमें जिस तरीके से हम आंकड़ों पे डिस्कस कर रहे थे, साफ पता लग रहा है कि जिस तरीके से जो सपना एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकसित देश, विकासशील देश है, विकास है, डेवलपिंग नेशन, लेकिन आज जब हमारी वाली पीढ़ी आएंगी, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तब वो गर्व से बोल पाएंगे कि भारत एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, विकसित भारत है। जहां तक हम बात करें कि आज 11 साल में आज हमने करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए हमने जन कल्याण नीति लाए हैं। 15 करोड़ से भी अधिक परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को आज हमने वो सहूलियत दी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, आयुष्मान योजना के तहत हो, चाहे जिसको कहते हैं जीएसटी पे, तो उस समय तो बजट का भी सेशन नहीं था, उस समय कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बजट से पहले ही जीएसटी पे जो रिबेट मिली थी व्यापारी भाइयों को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिवाली सबकी सुनहरी हो गई थी। खरीदारी बढ़ गई थी। खरीदारी कब बढ़ती है, हमें ये सोचने की जरूरत है। मैं तो बड़ी आम भाषा में बात करने वाली हूं। खरीदारी तब बढ़ती है जब हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। बाइंग कैपेसिटी कब बढ़ती है? जब हमारे पास इनकम होती है। आज भारत का एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता है, वो आज एक स्मार्टफोन यूज कर रहा है। आज जो सब्सिडी रेट सरकार आज किसान भाइयों को दे रही है, आज कभी ऐसा सपना कभी सोच भी नहीं सकते थे किसान भाई। आज हरियाणा की अगर हम बात करें तो हमारे नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आज हमें 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। किसान योजना के तहत आप देख लीजिए, चाहे जनधन योजना के तहत देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, चाहे किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह पे आप जाके देखेंगे, जिस तरीके से हमने प्रमुखता से काम किया है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, वहां पे इसके तहत हमने 12 करोड़ शौचालय हम लोगों ने इस भारत में दिए हैं। तो सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो फिनटेक कंपनी आज की डेट में, आप 2014 से आंकड़ा निकाल लीजिए, अगर फिनटेक कंपनियों की बात करें तो जो आज स्टार्टअप इंडिया आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, जब हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, तो कल ही मैं मजेदार बात बताती हूं। कल मैं फरीदाबाद में थी और मेला, सूरजकुंड मेले में गई थी। अलग अलग देशों से आए हुए हैं। हरियाणा आज एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। आज देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि हर क्षेत्र से, मैं देख रही थी कि हर देश से 32 देश आए हुए थे और हर प्रदेश से शिल्पकार और पेंटर्स और आर्टिस्ट आए हुए थे, जो कि अपनी प्रदर्शनी वहां पे लगा रहे थे और लोग खरीद रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि देश आज प्रगति की ओर है। जी प्रियदर्शनी जी, मैं प्लीज आपको रोकना चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें क्योंकि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और थोड़ा ही इंतजार हमको करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और आगे संसद में बजट पेश किया जाना है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, कर्तव्य भवन की तस्वीरें जो हैं, जहां पर बजट लेकर पहुंच चुकी हैं। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है, एक कागज रहित बजट पेश करने का सिलसिला भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जो कि आगे भी जारी है। पेपरलेस बजट लेकर वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए देखिए रवाना हो चुकी हैं और इसके बाद इसे अनुमति दी जाएगी और आगे 11 बजे ये संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्रालय दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आगे अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद आम बजट पेश किया जाएगा संसद में, जिसका सभी को इंतजार है। तो वित्त मंत्री की रवानगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्योंकि आज बड़ा दिन है और आज के दिन से काफी उम्मीदें हैं, हर वर्ग उम्मीदें कर रहा है और इसी के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अब हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रोग्रेसिव बजट इसे कहा जा रहा है और जिस तरह से टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद की जा रही है, टैक्स पेयर्स को क्या राहत मिल सकती है? इसके साथ ही क्योंकि नया टैक्स रिजीम भी सरकार लेकर आई है, क्या इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है? नमस्कार। आज थोड़ी देर में बजट अनाउंस हो ही जाएगा।
जैसे सबको हमेशा लगता है कि सस्पेंस रहता है सबके आम लोगों में कि बजट आएगा, तो ये थोड़ी देर में अनाउंस हो ही जाएगा। मैं जैसे मेरे साथी ने कहा है, प्रियदर्शनी ने, कि दिवाली पे सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किया, सबके घर दिवाली आई, सबने खुशियां मनाई कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को टच किया है, जो बहुत अच्छा है। मेडिक्लेम, LIC सबको सरकार ने GST 0 कवर किया है। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में GST को एग्जेम्प्ट कर दिया, GST, जिससे कि एक आम जनता को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला है। अब हम इसको जोड़ते हैं, ये आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में GST। अब डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स आता है, जो आम जनता के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है अगर सरकार करती है। अगर सरकार ने GST 2.0 में इंश्योरेंस सेक्टर में एग्जेम्प्ट किया है, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन आता है 80D मेडिक्लेम। आज देखोगे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कोरोना के बाद, और कोरोना से पहले 10 साल में मेडिक्लेम बहुत महंगा हुआ है। बट आप देखोगे 2015 से मेडिक्लेम, 10 साल से मेडिक्लेम की वही लिमिट है। नॉर्मल 25,000 रुपये इंडिविजुअल के लिए और फैमिली के लिए 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए। बट इस जो खर्चा है, जो एक कोरोना के बाद एक बोझ आया आम जनता पे, मेडिक्लेम का बहुत ज्यादा बढ़ा है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े हैं। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि अगर आप GST 2.0 में मेडिक्लेम पे एग्जेम्प्ट कर सकते तो कुछ इस तरफ भी देखें, इनकम टैक्स में भी कुछ इसकी लिमिट को बढ़ाए, जिससे कि आम जनता को फायदा मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में एक रिपोर्ट 2022 में पब्लिश की गई थी, जिसमें सीनियर सिटीजन की संख्या 15 करोड़ के आसपास थी। 2022 में 15 करोड़ हमारे देश में सीनियर सिटीजन है, जो 2025 आ गया है, जो बढ़ेगा ही। तो सरकार को एक रिटायरमेंट पॉलिसी भी लानी चाहिए। जैसे मेडिक्लेम पे बात करते हैं हम और रिटायरमेंट पे बात करते हैं, तो सरकार को भी वो लिमिट 10 साल से हमारी 50,000 रुपये है, और हमारे खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। तो सरकार को भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और दूसरा, रिटायरमेंट पॉलिसी भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे 15 करोड़ अगर हम देखें तो बढ़ गया होगा, तो हर 7-8 लोगों पे हमारे एक सीनियर सिटीजन आता है। तो सरकार को रिटायरमेंट पे भी कुछ करना चाहिए इस बार। जी, निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षाविद OP सहरावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि जिस तरह से पिछले बजट में हमने देखा कि महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे, इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर को एक बूस्ट मिल पाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कोई भी सरकार है वो अपने नागरिकों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने जनजीवन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और कोशिश ये रहती है कि भाई अधिक से अधिक अच्छा किया जाए। लेकिन अगर हम देखें, निगाह मारें पिछले हालात पर, तो कॉलेज और स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो अधिकतर बंद हो चुके हैं, और उनमें काफी मतलब ऐसी बात हुई है कि जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं। प्राइवेट स्कूल का रुख क्यों करते हैं बच्चे, क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं? क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह से और उस सुविधाएं दे? तो उनमें सुविधा बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। जबकि एजुकेशन सेस जो मिडिल क्लास है वहां तक भी लिया जाता है, और इसके अंदर काफी फंड्स आ जाता है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बच्चे अच्छे नागरिक होंगे तो देश में अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे। लेकर के रक्षा क्षेत्र और जो हमारी बेसिक जो SME जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता था, उसके लिए फिर प्रयास हो रहे हैं। तो वो तभी मतलब सफल हो पाएंगे जब एजुकेशन अच्छी होगी। और एजुकेशन अच्छी करने के लिए बजट में ये प्रावधान है, कुछ और अच्छा लेकर के इसके लिए आया जाएगा। जिस प्रकार से किसानों की हालत है आपने देखी है कि बहुत कुछ कितने मतलब उसमें ये विषमताएं रही हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 1981 में जो भूमि थी, कैपिटल गेन टैक्स लगता था, तो बेस प्राइस 1981 में जो थी वही रही। फिर 2001 में, 2001 से आज 2026 हो गया है, वो उसकी बेस प्राइस जो भूमि की है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाना होता है, जो भाई क्या भूमि की कीमत है, अगर वो उस टाइम 2 लाख थी, और कोई अगर किसान का कोई किला, कोई एकड़ जो है वो 4 करोड़ का बिकता है, तो उसमें 2 लाख घटेंगे केवल वो। जबकि 26 साल में
क्या वो किसान की कीमत जो उस लैंड की वही रही? तो ये बहुत कुछ सोचने की बात है। इसमें बहुत कुछ सरकार ने किया है। 2000 रुपए हर 3 माह में दे भी रहे हैं, लेकिन किसान के लिए, मजदूर के लिए और शिक्षा के लिए ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं, इसमें अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये केंद्र सरकार अच्छी सरकार है, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छी बात करेगी और बहुत अच्छा बजट लेके आएगी, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट हो सके। एक जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर जाना चाहिए। हमारे विदेश में छात्र जो ना जाएं, तो उसके लिए बहुत प्रयास होने की आवश्यकता है और इसको बहुत माइन्यूटली। कि तमाम हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो बजट में शामिल किए जा सकते हैं, जिसका एक फायदा मध्यम वर्ग को, हर वर्ग को मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, सीधे हम उनका रुख कर रहे हैं। महेंद्र, लगातार आप तो बात कर रहे हैं लोगों से और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद है। बात कीजिएगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? बिल्कुल मुस्कान, इस समय मैं अनाज मंडी में मौजूद हूं और व्यापारियों की लगातार निगाहें इस बजट पर बनी हुई हैं, क्योंकि काफी कुछ उम्मीदें व्यापारी वर्ग की भी रहती हैं कि क्या कुछ उनके लिए इस पिटारे में रहने वाला है, किस तरह की सहूलियत रहेगी, क्या कुछ टैक्स बदलाव सरकार आज के बजट में करने जा रही है। मैं सीधा व्यापारियों से ही बात करूंगा कि वो किस तरह से देखते हैं कि आप बताएं कि किस तरह से देखते हैं कि इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों की हैं। इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आम पब्लिक को, सभी को, क्योंकि देखो वैश्विक कई चैलेंजेस हैं जिसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा हमारे लिए बजट लेके आएगी, जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में काम अच्छा बजट पैसा मिलेगा ताकि उसमें सुधार किया जा सकता है। इसकी उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। और अगर देखें कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड पे कुछ गाइडलाइन ऐसी सरकार बनाएगी कि जिसमें कि ज़्यादा रेट ना बढ़े और आम पब्लिक जो गरीब तबका है जिनको शादियों में गोल्ड देना होता है तो बड़ी समस्या है वो भी, तो उसका भी कुछ ना कुछ निदान होगा जिसमें कि महंगाई कम होगी। अगर टैक्स की बात करें तो लास्ट ईयर जब अनाउंस हुआ था तो 12 लाख की छूट करी दी थी और 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी थी सैलरीड पर्सन को। तो अब की बार स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 1 लाख बढ़ने की उम्मीद है पूरी। तो उसके बाद करें तो जीएसटी है, जीएसटी पीछे छूट करी थी इन्होंने और उम्मीद है कि और भी उसमें छूट आएगी। तो सहूलियत तो दी जा रही है, लेकिन अगर बात करें कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा करना चाहिए इनको काम, क्योंकि जिसका अगर विदेशों में देखें तो वहां पर क्या है, यहाँ से जो पब्लिक जाती है तो वो यही कहती है कि वहां शिक्षा अच्छी मिल रही है और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये बेसिक नीड है। जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो देश समृद्ध होगा। तो मुझे लगता है कि टैक्स में भी दायरा बढ़ाना चाहिए। अगर अब पीछे 12 लाख थी तो अब और बढ़ानी चाहिए उसको, क्योंकि आम पब्लिक को जब छूट मिलेगी तो समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तो सारी उन्नति होगी। तो बिल्कुल देखिए, जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा और चिकित्सा से दोनों क्षेत्र हैं जिन पर सहूलियतें बढ़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ रह सकता है आमजन के लिए? इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम गरीब आदमियों को तो ज्यादा ही राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए कुछ भी खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे मान लो कोई लड़की की शादी करता है, उसको गोल्ड खरीदना पड़ गया तो अब वो सोच भी नहीं सकता है गोल्ड खरीद लूंगा। अगर खरीदने की इच्छा भी हो तो मान लो 5 तोले बनाना है या 10 तोले बनाना है, वो लेके रख लेगा और उसको ये डर रहेगा कि अब इतना रेट चढ़ गया है और बाद में कम हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए वो खरीदने से भी हिचकिचा रहे हैं। लेकिन वो खरीद हो रहे हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जो उनके पास खुला पैसा है, वो उसको स्टॉक करे जा रहे हैं। उसकी वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार को इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए जो भी है। बिल्कुल देखिए, बजट में ये प्रावधान रखे गए हैं जाए कि जिस तरह से गोल्ड ट्रेडिंग या सिल्वर ट्रेडिंग जो प्रीशियस मेटल्स हैं उन पर किसी तरह की कैपिंग होनी चाहिए, ये मांग है जनता की। आप व्यापारी वर्ग से हैं, मंडी पर काफी कुछ असर रहता है बजट का। इस बार क्या कुछ उम्मीदें जो हैं, आप लोग आड़ती वर्ग से हैं, क्या कुछ लगा रहे हैं? हमारा सबसे पहले तो आप इस ठंड के मौसम में हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ आपका बहुत ही, ये हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इस बारिश में भी हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। और हमारा इस बजट से ये है कि कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। और हमारा जो मिडिल क्लास के लिए है, मिडिल क्लास का हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इग्नोर किया जाता है, तो इसको कुछ ध्यान में रख के इनका, जैसे इसका दायरा है इनकम टैक्स का, इनको थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि इनको कुछ राहत मिले। और थोड़ा जैसे मंडियों की समस्याएं हैं या मंडियों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।
और आड़तियों की जैसे आड़त वगैरह है, इनकी तरफ तो ध्यान है ही नहीं, सरकार का थोड़ा कम किया हुआ है। तो जब तक ये हमारे को कुछ मेहनत आना टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें यही सरकार से आशाएं हैं कि मंडियों के बारे में भी और आड़तियों के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, तो उम्मीद है हमें कि सरकार हमारी सुनेगी। बिल्कुल मुस्कान, देखिए किसान जो है महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे देश की, क्योंकि अधिकतर जो वर्ग है वो खेती किसानी पर निर्भर है और सीधे रूप से उनका जुड़ाव मंडियों से भी है। मंडियों में किसानों को लेकर आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के और बदलाव जो है बजट में सुधार किए जाने चाहिए? किसानों को जो ये पोर्टल है इस चीज पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़े लिखे किसान नहीं है, उन्हें मोबाइल चलाना, नेट चलाना नहीं आता। कोई ऐसा साधारण तरीका निकालो जो उनकी एंट्री हो जाए और उनकी फसल MSP रेट पे अच्छी तरीके से बिके। यही हमारी सरकार। व्यापारी वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? व्यापारी वर्ग के लिए जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पहले भी बहुत है और जो भी इसमें कमी है इनकम टैक्स में, सरकार इसको दूर करे। जैसे 12 लाख है, 12 लाख से 13-14 कर दे इसको, सब इसमें फ्री हो जाएंगे। GST हमारे ट्रेड पर लागू नहीं है, मंडियों में GST सरकार ने पहले ही फ्री कर दिया है। सड़कें का काम ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है मंडियों में और जमींदारों की भी सुनवाई हो रही है। आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है इस बजट में? देखिए, जैसे सभी वक्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो ध्यान देना ही चाहिए, ये सभी की डिमांड है ही है। इसके अलावा अगर हम मंडियों की बात करें तो देखो, किसान जितना समृद्ध होगा तो उतना ही सशक्त भारत होगा। तो ये बिल्कुल सही बात कही हमारे भाई ने कि उनकी जो प्रणाली है, जो मंडी में जो फसल आती है उसको थोड़ा सा और सुगम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा टैक्स की जो स्लैब है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ताकि टैक्स जो है कम से कम देना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस टैक्स को देने के लिए आगे आएंगे, ताकि हम भी टैक्स भरें। जो स्लैब कम करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इस टाइम चैलेंज आ रहा है साइबर फ्रॉड, जो आम लोगों के साथ हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी आजकल साइबर स्कैम हो रहा है। और उसके बाद ये लगा लो कि 90% लोगों का वो जो स्कैम है वो ऐसे ही पैसा वेस्ट चला जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता। उस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये हर तीसरे घर की कहानी है कि कुछ ना कुछ पैसा हर भाई का जो है साइबर फ्रॉड की वजह से गया हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये भी एक विषय है कि साइबर फ्रॉड में जिस तरह से पैसा जाता है लोगों का, उसकी वापसी कैसे होगी ये भी ध्यान रखा जाए। आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार के पिटारे में क्या रहने वाला है? पिछली बार अच्छी खासी रिबेट जो है सरकार ने दी थी कि जो इनकम टैक्स का दायरा उसको बढ़ाया गया था, एक जो समता विकास का जो बात कही गई थी, सबका विकास होना चाहिए, इस तरह का बजट लेकर आई थी। अब की बार क्या उम्मीद है? पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी का जो मिशन है 2047 को लेके कि हर तरीके से हमारा विकसित भारत कैसे बने, और विकसित भारत को लेके जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रही है वो हमेशा ऐसा बजट लाती है कि जो आम जन सब उसका पात्र बन पाए और सभी को उसकी सुविधा मिल पाए। तो अब क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जिस तरह से लखपति दीदी कार्यक्रम लाया गया था कि महिलाओं को भी जो है मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इस बार इसमें कुछ सुधार होगा, कुछ और ज्यादा सहूलतें जो है महिलाओं को मिलेंगी? पानीपत की धरा से ही लखपति डोन दीदी की योजना, जो परियोजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई, इसी योजना के अंदर स्किल डेवलपमेंट, स्किल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार दिन रात काम कर रही है कि महिलाओं को किस तरीका से उनकी आजीविका मिशन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसीलिए सरकार दिन रात इसमें प्रयत्नशील है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के जो बजट की उम्मीदें हैं उसमें क्या लगता है कि सरकार कितना मध्यम वर्ग को शामिल कर पाएगी? बहुत बढ़िया बजट आएगा, जैसे पहले की तरह आया है, अब की बार भी बहुत अच्छा बजट आएगा। और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी से और सभी जो हमारे कार्य होते हैं उनमें भी, और शिखर पे हैं। सिर्फ जो है इस सरकार में जो कहीं चूक रही है वो रही है रेल बजट की। कांग्रेस के टाइम में क्या होता था कि सबसे पहले आम बजट को महत्व दिया जाता था। हमारी आशा है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। रेल में सुधार। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, रेलवे में सुधार की बात जो है इस बजट में जरूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बजट आ जाता है, लोगों को समझ नहीं आता कि उसको क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ नहीं मिल रहा है? देखिए, पता क्या है, आम जन को तो बजट का ये पता होता है कि बजट आ रहा है, और बजट जैसे आया तो अगर सहूलियत धरातल पे उतरती है
तो आम जन को पता लगता है। अगर वो सहूलियत धरातल पे नहीं उतरेगी तो आम जन को पता नहीं लगेगा। अब जैसे कि आम जन को इस चीजों से ज्यादा सोचती नहीं है, आम जन ये देखेगी कि जैसे गोल्ड खरीदना है तो अगर गोल्ड उसको सस्ता मिल रहा है, गरीबों को मान लो उसको लड़की की शादी करनी है, गोल्ड सस्ता हो गया, सरकार ने अच्छा काम कर दिया, ठीक है। अब स्वास्थ्य के लिए धरातल की बात करें, अगर वो हॉस्पिटल में जा रहा है बच्चे के इलाज के लिए, अगर वहां पर वो इलाज कराने गया, उसको अच्छी सुविधा मिल गई तो उसको लगा कि बहुत अच्छा हो गया। तो ये धरातल की बातें हैं कि जो हमें दिया जा रहा है उसकी एक पॉलिसी भी होनी चाहिए कि वो धरातल पे उतरे वो चीजें, तो वो जरूरी है। अगर टैक्स का प्रावधान है, टैक्स कम करा गया तो उसको टैक्स के जो स्लैब्स हैं सही तरीके से इंप्लीमेंट करे जाए। अब ऊपर से अनाउंस हो गया कि ये होनी चाहिए, फिर नीचे जब ऑफिसर्स हैं, जो गाइडलाइन बनती हैं और सारी चीजें हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक बड़ा टास्क है। ये गवर्नमेंट को खास इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आगे की पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मुस्कान, कई तरह की चुनौतियां भी हैं, चाहे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लगभग सभी लोग चाहते हैं कि इनमें व्यापक सुधार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं, जैसे पीने के पानी से संबंधित चुनौतियां हैं, वो क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है भारत की, इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर चुनौतियां बढ़ी हैं। बिल्कुल, ये तमाम चुनौतियां हैं और ये तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं आम लोग भी। इनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, कितनी राहत इन्हें मिलती है, ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार इसके लिए हमें करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए महेंद्र। हम मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अमनदीप वर्मा जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर बताइए कि क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे भी आया उसमें हमने देखा जो ग्रोथ रेट है काफी अच्छी कही जा रही है कि हो सकती है 6.8% से 7.2% के बीच में ये हो सकती है। तो क्या लगता है इसको लेकर कितना बूस्ट मिल सकता है इकोनॉमी को? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। मैं रुक करूंगी। हमारे साथ सुखबीर जे तंवर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज पर बजट आ रहा है और जिस तरह से आपकी पार्टी के बयान भी सामने आ रहे हैं, कई नेताओं के बयान तो हमने सुने हैं, कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए बजट लाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? सर्वप्रथम आज महान संत रविदास की जयंती पर समस्त विश्व को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, अभी क्योंकि बजट आया नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी जिस प्रकार से कार्यक्रम चला रहे हैं, सब कयासों पे निर्भर है। निश्चित तौर पे जब तक बजट का पिटारा खुल नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना बेमायने है। और हम आशा करेंगे कि जिस प्रकार से अतीत में इस देश को कर्ज के भार में डुबोया गया है, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं कोई तरकीब केंद्र सरकार सुझाएगी। और जिस प्रकार से आज देश में असमानता है विभिन्न वर्गों के बीच में, उसके लिए भी कोई रास्ता निकलेगा। और जो निरंतर रक्षा बजट में कटौती हुई है और जो अग्निवीर का जो विषय आया था, जिससे कितने ही बड़े जो सेना के अधिकारी हैं उनके जिस प्रकार के बयान रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज जिस तरह का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा पर है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सभी देशों पे ये खतरा है। और मेरा मानना ये है कि इस योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखते हैं सरकार क्या करती है। जी, और क्या कुछ आप कह सकते हैं कि किस तरह के बदलाव शामिल किए जा सकते हैं बजट में जो कि आम लोगों को या फिर टैक्स पेयर्स को राहत दे सकते हैं? देखिए, जिस तरह से आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य है जी, उससे बहुत सी व्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय रुपया कैसे मजबूत हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले में, उसके लिए भी सरकार अपनी तरफ से इस बजट में कोई विजन पेश करे। ठीक है, ये तमाम चुनौतियां हैं भारत के सामने जिसको लेकर विचार किया जाना चाहिए। प्रियदर्शनी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं कुछ विशेष पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले सेगमेंट में सारी मोटा-मोटी बातें बोल ही दी थी कि किस तरीके से भारत एक अब अग्रसर हो रहा है एक विकसित देश में। पहले एक डेवलपिंग नेशन, जैसे कि मैंने कहा था पहले सेगमेंट में कि हम लोग, आपने भी पढ़ा होगा मुस्कान जी, मैंने भी पढ़ा है, और सामने भी पढ़ा होगा, हम सबने पढ़ा है, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, शायद हमारे बच्चे होंगे वो बोलेंगे एक डेवलप देश है। कुछ बातें जो विशेषकर मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा मौका है और
इन सारी बातों में मुझे लगता है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि जनता को इस बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। बड़े भाई उधर बात कर रहे थे कि स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता दूं एक सरकारी आंकड़ा है 28% के करीब 28% एक इंक्रीजमेंट हुआ है जहां पे बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब सरकारी स्कूलों में आना शुरू कर दिया है। और मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, लैंड की बात कर रहे थे कि लैंड किस तरीके से, जिस तरीके से इंक्रीमेंट लैंड में होना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, किसान को अपने पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालना चाहती हूँ, दर्शकों को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा भी समय किसान भाइयों ने देखा था कि उनके साथ इस किस्म का अन्याय होता था कि उनको बोला जाता था कि ये तो अधिकृत कर दिया जाएगा इस लैंड को और आप फटाफट अपना लैंड बेच दीजिए। उनको धमकाया जाता था, डराया जाता था। मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रियदर्शनी जी, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो रही है। इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये जो बजट है वो संसद में पेश किया जाना है और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर आगमन हो चुका है वित्त मंत्री का और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उनकी अनुमति के बाद इस बजट को, केंद्रीय बजट को, आम बजट को संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद बजट में क्या कुछ खास रखा गया है, ये तमाम बिंदु पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। उनके बजट भाषण की इसके बाद शुरुआत होने जा रही है राष्ट्रपति भवन से। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुके हैं और यानी कि आज के खास दिन की शुरुआत हो चुकी है और बस थोड़ा ही इंतजार, जब 11 बजे संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री अपना 9वां बजट पेश करने के लिए। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बजट कितना समावेशी हो सकता है, इसमें किस तरह से हर सेक्टर को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो उम्मीद की जा रही है कि हर वर्ग के लिए कुछ खास होगा इस केंद्रीय बजट में। अब सीधे हम रुक करेंगे प्रोफेसर अमनदीप वर्मा का, अर्थशास्त्री हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अमनदीप वर्मा जी, आप क्या कुछ सोचते हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया था और जीडीपी ग्रोथ जो है काफी अच्छी रहने का अनुमान जताया गया है, इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट मिलेगा बजट में, इसको लेकर क्या कुछ बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? सभी को देखिए, अगर बजट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो इस बार का बजट है उसका जो थीम होगा वो होगा स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ग्रोथ अलाइनमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, पहले भी उनका ऑब्जेक्टिव जो था कि स्टेबल करना है इकोनॉमी को, मुझे लगता है वो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारी जीडीपी की, तो आप देखिए जो इंडिया का जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो रिवाइज होके हमारा 7% हो गया है, जो लास्ट 3 इयर्स पहले 6.5% था। तो इंडिया अगर 2026 की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी हेल्थी हो गया है पहले से, हमने इन्फ्लेशन को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है और हमारी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी हमारी गवर्नमेंट ने बजट से उसको भी कंट्रोल किया है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जैसे हमारा पहले जो था 4.8 था, जो पहले से बेटर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का जो अब फोकस है, जो मुझे लगता है कि वो डिमांड साइड फोकस होगा, क्योंकि अगर डिमांड की क्रिएशन होगी तो मुझे लगता है इकोनॉमी को उसका अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड जाएगा। जैसे कि मुझे क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट, देखिए जो बजट की स्लैब्स है, टैक्स की स्लैब्स है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ, क्योंकि स्लैब में पहले ही बहुत ज्यादा रियायत मिल चुकी है। पर हाउस होल्ड को जो टैक्स रिलीफ होगा उसके लिए सरकार क्या कर सकती है कि वो बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा सकती है। इससे क्या होगा कि आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपके खर्च करने वाले इनकम है, वो बढ़ जाएगी और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड की क्रिएशन होगी जी। और इससे हमारा डायरेक्टली इम्पैक्ट जाएगा एमएसएमई के ऊपर। एमएसएमई को वो प्रोडक्शन पे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का विचार सरकार कर सकती है। मुझे लगता है कि सरकार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स में जो जीएसटी की रिबेट है उस पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने अभी बहुत अच्छा
एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी हमने देखा है कि सरकार ने किया है जीएसटी 2.0 में, उसको कंटिन्यू करेगी और कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भी सरकार कुछ रियायत देगी, ताकि लोग, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा की अगर हम बात करें, हमारा हरियाणा जो है, जैसे कुछ एरियाज हैं जो दिल्ली के बिल्कुल पास है और दिल्ली एक हब माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर का इम्पैक्ट हरियाणा में भी आएगा और हरियाणा की जो ग्रोथ है वो हमारी कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी। मुझे लगता है कि सरकार का जो इस बार का बजट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को अलाइन करने का है, स्टेबिलिटी को करने का है और उसके अंदर प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि रैशनलाइजेशन आए चीजों के अंदर और हमारी इकोनॉमी इन कंटिन्यूएशन ग्रो करे। जी बिल्कुल। और संजय जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से एक जिक्र हमने सुना है लगातार एसटीटी को लेकर हो रहा है, क्या उम्मीद है एसटीटी टैक्स को लेकर? इसके साथ ही क्या ये कम किया जा सकता है और अगर ये कम होता है तो इसका किस तरह से इम्पैक्ट आगे हो सकता है? हाँ, मेरे मित्र ने बोला, साथी ने बोला कि प्रॉपर्टी को हम स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल गेन से पहले प्रॉपर्टी के क्षेत्र में। 2000 कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी प्रॉपर्टी में एक बूम सा आया है जी। एक आम जनता के लिए प्रॉपर्टी बोलते जैसे गोल्ड और सिल्वर में हुआ है, पहुंच से दूर चली गई है कि प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी इतना हाइक पे गई है तो टैक्स भी लगना ही है, इसका बर्डन आम जनता पे ही जाना है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से और आज तक एक हमारा सेक्शन 824 में होता है, सब सेक्शन 2 में, जिसपे आज तक रिबेट 2 लाख ही है। होम लोन का इंटरेस्ट होता है तो 2 लाख रिबेट है और प्रॉपर्टी बूम हुई है कई गुना। 2 लाख रुपए बहुत छोटा लगता है मैम, जितना प्रॉपर्टी बूम हुई है। सरकार चाहती है कि एक तो ग्रामीण में, मिडिल फैमिली में प्रॉपर्टी बूम करे, थोड़ा इकोनॉमी अच्छी हो, बट इतना ही टैक्स आम जनता दे देती है। तो सरकार को चाहिए कि डिडक्शन को भी बढ़ाए। देखो 2014 और आज 2 लाख रुपए ही है। अगर सरकार को ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में कन्वर्ट करना, ओल्ड स्कीम जाना ही है, तो क्यों ना न्यू स्कीम में कुछ डिडक्शन लेके आए, सिलेक्टेड डिडक्शन। जैसे मैंने बोला सेक्शन 80D पे, हाउस लोन पे कुछ सिलेक्टेड डिडक्शन लेके आए तो बेटर है। अभी हमारे मित्र ने कहा है कि जैसे जीएसटी 2.0 है, कुछ डिडक्शन कवर कर सकती है सरकार, जिसका मैं नाम सेक्शन 80D हो सकता है, सेक्शन 80G हो सकता है, सेक्शन 80E हो सकता है, सिलेक्टिव डिडक्शन है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन और 75, अभी हमारी नई स्कीम में 75,000 रुपए वो 1 लाख तक ले जा सकते हैं। दूसरा, अभी आपने बोला कैपिटल गेन, तो अगर हमारा हाइक होगा, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगी तो उसका अगर परसेंटेज प्लस भी करती है तो उसका खास ज्यादा फायदा नहीं होता है। जैसे पहले 10% था हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म पे पहले से ही हाइक है तो वो 12.5 कर दिया, तो कुछ छूट या डिडक्शन भी होना चाहिए। जी, निवेशक भी काफी उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब भारत की ओर से जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार जा रहे हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। कई तरह की योजनाएं भी हमने देखी हैं कि सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, लेकिन खबरें ये भी कि निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान हो सकते हैं क्या बजट में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। अगर आप 1 साल पहले देखेंगे 2024 में एक आया था कि बूम आया था कम्युनिटी सेंटर में भी, शेयर मार्केट में भी। बच्चे अगर मेट्रो में मैं जा रहा हूँ या ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो शेयर मार्केट की बातें होती थी। लोगों ने अपना बैंकिंग सेक्टर से पूरा फंड, लिक्विडिटी को निकाल के शेयर मार्केट में लगा दिया। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला हो, कॉलेज में हो, सब शेयर मार्केट। और 2025 में अब 1 साल में देखोगे सब ने अपना पैसा, छोटे इन्वेस्टर हो, बड़े हो, एफआई हो, सबकी बिकवाली। अब सुनते हैं कि बिकवाली हो गई, मार्केट गिर गई है। तो सरकार को जैसे कम्युनिटी टैक्स होता है, एसटीटी टैक्स होता है और टैक्सेस होते हैं, एक स्लिम करना चाहिए टैक्सेस को लेके। हमें भी नहीं पता होता है कि किस तरह का ये कम्युनिटी टैक्स कट गया, एसटीटी कट गया है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसके बाद फिर आपको कैपिटल गेन देना उसके ऊपर भी। तो थोड़ा ना एक समराइज वे में होना चाहिए। पहली मैंने बोला एक डिडक्शन और हाँ 2026 में एक चीजें है, एक फैमिली आईटीआर का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपको 2026 में वो देखने को मिले, फैमिली आईटीआर। फैमिली आईटीआर क्या होती है, आप मान के चलो अभी सरकार ने 12 लाख तक का लिमिट दी है न्यू स्कीम में कि 12 लाख तक कोई इनकम एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मेरी इनकम मान चलो 18 लाख है और मेरी वाइफ है वो घर पे जॉबलेस है, अपना घर संभालती है, हाउस वाइफ है,
तो सरकार, हो सकता है, मैं कह रहा हूं, अभी प्री बजट है तो आंकड़े लगाए जा रहे कि जैसे 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है, मेरी इनकम 18 लाख है, तो सरकार कुछ ऐसा करे, फैमिली ITR, मतलब एक सिंगल ITR बने, जैसे विदेशों में कल्चर होता है जी, कि 12 से मेरी इनकम 18 तो 18 लाख करे, 20 करे, 24 करे, जो एक सिंगल ITR जाए। विदेशों का कल्चर अच्छा है, तो देखते क्या होता है, बजट आने के बाद देखा जाएगा सरकार कहां तक होता है। बिल्कुल, अभी तो हम उम्मीदों पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर भी बात करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से सर लगातार बात की जा रही है कि एक बूस्ट मिल सकता है, हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की जा रही है, 3% से ज्यादा हिस्सेदारी हो, ये कहा जा रहा है कि इस बार 6% हिस्सेदारी हो सकती है। ओपी सहरावत जी, आपसे ही सवाल है कि अगर इस तरह का बूस्ट मिल सकता है, हिस्सेदारी बढ़ती है, तो कितना फायदा मिल सकता है इससे एजुकेशन सेक्टर को? एजुकेशन सेक्टर काफी इम्प्रूव हो सकता है, सरकार उसकी तरफ ध्यान भी दे रही है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे तो सबके बराबर हैं। इस पर राजनीति की बात नहीं है कि उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी तो वो अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे, अच्छे टेक्निकल जो उसमें एजुकेशन मिलेगी, वैज्ञानिक पैदा होंगे। वो हमारे देश में अभी तक एक भी मतलब किसी कार का या वैसा इंजन नहीं बनाया हुआ है। हम केवल दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमें मतलब महंगाई, बेरोजगारी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार उतने जितने बताए गए थे वो शायद नहीं मिल रहे। मुझे उसकी कोई नहीं है कि भाई मैं उसकी आलोचना करूं, लेकिन ये होना चाहिए कि शिक्षा में बच्चे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, सरकार उसमें खर्चा ज्यादा लगाएगी। और जो ये बता रहे हैं कि 6.64, इससे भी ज्यादा इसके अंदर लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी संभव नहीं है। अगर सेहत सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा और एजुकेशन बच्चों की अच्छी होती रहेगी तो अपने आप खुशहाली आएगी, अपने आप बजट बढ़ेगा, अपने आप सब कुछ होगा। और ये असमानता जो है कि एक कॉर्पोरेट के पास 232 कॉर्पोरेट घराने ऐसे हैं जिनके पास 40% भारत की जो है पूंजी है, और 90 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जाता है। मैं उसकी आलोचना इस बिहाफ पे नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसको 5 किलो अनाज दिया जाता है तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, हमारे जो लोन बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। तो ये जो है इसको किस तरह सरकार कम करे और जब परचेजिंग पावर एक गरीब आदमी की भी वो अच्छी हो। अब 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो जो है अंगूर का भाव है। कौन गरीब जाकर के मार्केट में अंगूर खरीदेगा? पेट्रोल का भाव जो बताया था वो नहीं बढ़ रहा, मतलब उतना 100 रुपए से कम नहीं हो रहा है। तो ये जब सब चीजें हैं, ये इस प्रकार की बातें हैं कि ये मतलब करनी पड़ेंगी और ये आम जन के लिए हितकारी है। मैं किसी की आलोचना, सरकार की आलोचना करना मेरा काम नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी करें, लेकिन आम आदमी के हित का बजट बने। अब किसान की जमीन की बात जैसे हुई थी तो इनको ये नहीं मालूम कि 2021 से और 2026 तक किसान की बेस कीमत जमीन की वही रही है, और किसान की जब जमीन बिकती है तो उसको आय मान लिया जाता है, जबकि उसको आय नहीं मानना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पहले 20% टैक्स था, अब 12.5% किया है, उसमें इंडेक्सेशन घटा दी गई है। लेकिन किसान की 1/3 प्रॉपर्टी है, वो उसके खेत बिकने के बाद 1/3 इस कैपिटल गेन के जो अगर बेस प्राइस नहीं बताएंगे तो उसकी कीमत उसमें चली जाती है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान सारे देश के आपके ही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो अच्छा बजट लाएगी किसान की इंप्रूवमेंट के लिए, बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए, और जो है महंगाई भी कम हो, और उनको जो रोजगार के जो सर्जन्स हैं वो जैसे इंडस्ट्रीज पैदा कर रही है उनके लिए बजट बढ़ रहा है। तो ये सरकार अच्छा काम कर रही है और इस प्रकार के काम होंगे तो ये सारी जनता आपके साथ है, ये बहुत ही खुश होकर के सारा देश खुशहाल होगा और संसार में हमारा नाम होगा। तो ये इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी, एजुकेशन की इंप्रूवमेंट, किसान की इंप्रूवमेंट और जो ये स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट, 3 बहुत जरूरी इंप्रूवमेंट है। अगर हमारे सरहद के जो जवान हैं वो लड़ते हैं और हमारे पास हथियार नहीं है तो वो इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी। अब वो बजट कहां से आएगा? हम लोगों से टैक्स लग के ही आएगा, तो टैक्स भी लगे, लेकिन इतना टैक्स ना लगे कि एक आदमी मजबूर हो जाए, उसकी परचेजिंग पावर ही घट जाए। एक गरीब आदमी जो है
वो तड़पता रहे कि भाई मैं क्या करूं बच्चों के लिए, बच्चे तो मेरे भी हैं। तो इस प्रकार की जो है वो सारी बातें सरकार सोच करके, मुझे उम्मीद है कि पूरा इस बजट के अंदर कृषि और एजुकेशन, स्वास्थ्य और डिफेंस, ये 4 चीजें देश के लिए जरूरी हैं, इनके लिए अच्छा बजट लेकर के आएगी और अच्छा प्रावधान होगा, इसमें सबकी खुशी होगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए सरकार जो है और बजट में इस बारी बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, जिससे कि हर वर्ग जो है इस बात में खुश रहे। अच्छे सुझाव दिए हैं सर आपने। मुझे लगता है प्रियदर्शनी जी आप इसका जवाब दें तो बेहतर होगा। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि इन तमाम सेक्टर्स पर काम होना चाहिए, एक राहत किसानों को भी मिलनी चाहिए, जवानों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए, और एडवांस इनोवेशन की बात वो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं जिसकी कमी उनको नजर आ रही है। क्या कुछ हो सकता है इसको लेकर? देखिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर टाइम और हर समय होता है। अगर हम अपने आप को परफेक्ट बोलते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने ही दरवाजे खोलते हैं, बंद कर देते हैं कि हम इम्प्रूव नहीं होना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। बड़े भाई की बातें मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, लेकिन मैं बड़े भाई को, दर्शकों को और मुस्कान जी आपको मैं बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही साधुवाद यहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप को देना चाहती हूँ, उनको देना चाहती हूँ। मैं 2 बातें, सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगी। मुझे लगता है कि आतकनगन को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। देखिए, भारत की कुल निर्यात वर्ष 2024 और 2025 में 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इंजीनियरिंग का निर्यात वर्ष 2014-2015 में 73 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि 32% का बढ़ावा है। अब भारत में, भाई साहब ने रक्षा पे बोला, हमारे सैनिकों पे बोला, बिल्कुल करेक्ट वैलिड पॉइंट है। और हमारे सुरक्षा भाई जो हमारे सैनिक हैं, सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर किसी को देना चाहिए तो मुझे लगता है हमारे सैन्य बल को देना चाहिए, सैनिकों को देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको नमन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात कि हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि पहले जब पाकिस्तान जब हमारे पर हमला करता था तो हम मौन हो जाते थे, हम चुप होते थे। जब आपको भी मालूम है कि किस तरीके से ताज में कसाब ने धराधर गोलियां चलाई थी और उसके बाद बिरयानी खिलाई गई थी। मुस्कान जी, मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहती हूं, लेकिन मैं भी भारतीय हूं और इस भारत से जुड़ी हूं, हरियाणा से जुड़ी हूं, हरियाणा की बेटी हूं, बहू हूं। मुझे भी उतनी तकलीफ है, क्योंकि सैन्य बल अपनी जान जोखिम पर डालता है और उसके बाद जब सरकारें चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, तो वो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जो टेररिस्ट वहां पे खड़े हैं, उनको जवाब, उनका मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ा भी। और उसके बाद जब 2014 के बाद जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से उरी में जवाब दिया हमने, किस तरीके से पुलवामा में हमने जवाब दिया, किस तरीके से पुलवामा में जब हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया तब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने छोड़ा नहीं, हमने उनके घर में जाके मारा। अच्छा, इसके अलावा बजट में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, ये भी ऐड कर दीजिए। जी, आप कंप्लीट कीजिए, ये भी ऐड कर दीजिए कि बजट में भी बढ़ोतरी होगी उनके लिए। मैं बता रही हूँ आपको, वही मैं बता रही हूँ। अब भारत में रक्षा निर्यात, भारत में अगर रक्षा निर्यात की बात करें, अगर हम लोग तो 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में रक्षा निर्यात वर्ष 2024-2025 में बढ़कर आज 23,622 करोड़ रुपया हो गया है, जो वर्ष 2014 में पहले 1521 करोड़ रुपया था। तो मैं आप रोक अंतर रही हूँ देख आपको, सकते मैं हैं। लौटती हूँ आपके पास प्रियदर्शनी जी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन की तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है और बजट पेश करने के लिए उनका आगमन यहां पर हो चुका है। आज अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनका आगमन हो चुका है। कर्तव्य भवन से ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं और ब्रीफकेस लेकर वे पहुंची हुई हैं। पेपरलेस बजट आगे पेश किया जाना है। कर्तव्य भवन से ये सीधी तस्वीरें जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अब संसद में ये बजट पेश किया जाना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 जिसका इंतजार अब कुछ ही पलों का इंतजार है और 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट पेश करने जा रही हैं। समावेशी बजट, प्रोग्रेसिव बजट इसे कहा जा रहा है और लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं और इसके बाद 11 बजे वे बजट पेश करेंगे। प्रियदर्शनी जी, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज अपनी बात। जी, और जहां तक सैन्य बल की बात करें तो जिसको कहते हैं हम सैनिकों को जो सुविधाएं पहले दी जाती थी कि पहले छुट्टी को लेके शायद हो या फिर जिसको कहते हैं उसके बाद पेंशन स्कीम हो या फिर जितनी भी सुविधाएं जो हमारे सैनिक बल्ले वहां पे हैं उनको जो बढ़ावा इस समय हमारी सरकार ने दे रखा है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी। अब मैं इसको बड़ी सरल भाषा में दर्शकों को पहले समझा दूं कि अलगाववादी क्या होते हैं। रहेंगे हमारे देश में, रहेंगे इसी देश में, खाएंगे हमारे यहाँ की बिरयानी, गाएंगे लेकिन गुण पाकिस्तान के। और ऐसे सेपरेटिस्टों को, और ये सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं मुस्कान जी, ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं बोल रही, 2014 से पहले की वो सारी फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए। अगर उन फोटोग्राफ्स में हमारे माननीय मैं मनमोहन जी की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही लिटरेट व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ठीक से काम करने नहीं दिया ये गांधी नेहरू परिवार ने। उनकी आदत है, वो अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं चीजों को लेके। लेकिन खैर, उसके बाद उन्हीं सेपरेटिस्ट को ताजमान सिंह में 2000 की थाली खिलाई जाती थी। आज उनको तिहाड़ की थालियां खानी पड़ रही हैं, तिहाड़ में रोटियां तोड़नी पड़ रही हैं। जी, मैं आप कंप्लीट कीजिएगा आगे, मैं रोक रही हूँ। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से हम दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं और आगे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है जहां पर वे बजट पेश करने के लिए पहुंची हुई हैं। संसद भवन में 11 बजे केंद्रीय बजट, देश का आम बजट पेश किया जाएगा और ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री का आगमन हो चुका है संसद भवन में और वित्त मंत्री आगे 11 बजे अपना 9वां बजट पेश करने वाली हैं। तो देश का बजट आने वाला है जिसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद 11 बजे संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करने वाली हैं। जी प्रियदर्शनी जी।